ये 33 वर्टेब्रा का बना हुआ है स्पाइन है हमारे, और स्पाइन हमारे पूरे बॉडी का आधार होता है, यानी कि स्तंभ होता है। पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर जो है अपन दिखते हैं तो स्पाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है। सर आजकल के लाइफस्टाइल में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों को बैक पेन, सर्वाइकल पेन और स्लीप डिस्क जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका मेन रीजन क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम एक्ट होती है वो स्पाइन के ऊपर ही एक्ट होती है, क्योंकि अपन इस स्ट्रक्चर में देखते हैं उसमें ये सर्वाइकल वर्टेब्रे बोलते हैं। तो सर एग्जैक्टली स्पाइन में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कैंसर टाइप की बीमारियां भी होती हैं क्या इसमें? एग्जैक्टली जब हमारे स्पाइनल में कोई प्रॉब्लम होती है तो बॉडी के कौन कौन सा पार्ट फिर इफेक्ट होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो सर एक सवाल है मेरा कि ये जो स्पाइनल इंजरी होती है इसमें क्या होता है, इसको किस तरीके से डील करते हैं? हेलो सर एंड अगेन वेलकम टू द ऑडिजी टॉक पॉडकास्ट। सर पिछला जो हमारा पॉडकास्ट रहा है वो एवास्कुलर नेक्रोसिस पे रहा है। यस यस। हमारे जो व्यूअर्स हमारे पॉडकास्ट को देखे होंगे उनको काफ़ी पता चला उसके बारे में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा एग्जैक्टली वो पॉडकास्ट तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाके आसानी से देख सकते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्या है, किस एज ग्रुप को ज़्यादातर होती है और ये कितना ज़रूरी है इसके बारे में समझना। और अभी हम बात करने वाले हैं स्पाइनल डिसऑर्डर पर। तो एग्जैक्टली सर ये स्पाइनल डिसऑर्डर होता क्या है? स्पाइनल डिसऑर्डर्स ये स्पाइन संबंधित जो विकार होते हैं, डिसीज होते हैं, उनको स्पाइनल डिसऑर्डर में अपन बोलते हैं। मॉडर्न भाषा में यदि देखा जाए तो जैसे कि स्लिप डिस्क है, डिस्क आपने नाम सुना होगा, डिस्क हर्निएशन है, प्रोलैप्स डिस्क है, प्रोट्रूशन है, हर्निएशन है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, स्पाइनल इंजरी है, ये बहुत सारे नाम है। तो उसके पहले स्पाइन समझाएंगे अपन। तो स्पाइन का यदि देखते हैं तो ये 33 वर्टेब्रा का बना हुआ है स्पाइन है हमारे, और स्पाइन हमारे पूरे बॉडी का आधार होता है, यानी कि स्तंभ होता है। पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर जो है अपन दिखते हैं तो स्पाइन के ऊपर ही डिपेंड रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भी अपन बोलते हैं नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो नर्वस सिस्टम एक्ट होती है वो स्पाइन के ऊपर ही एक्ट होती है, क्योंकि अपन इस स्ट्रक्चर में देखते हैं उसमें ये सर्वाइकल वर्टेब्रे बोलते हैं, इसको नेक का रीजन बोलते हैं, ठीक है, मन्या उससे बोलते हैं अपन। ये सर्वाइकल, ये थोरैसिक का रीजन है और ये लंबर का रीजन है। अब इसका स्ट्रक्चर यदि देखते हैं तो हर एक वर्टेब्रा अलग अलग टाइप का है, यानी पूरे जो 33 वर्टेब्रे वो सब डिफरेंट है, उनके हिसाब से वो अलग अलग है। उसके अंदर यदि आप देखते हैं तो इस हिसाब से छोटी डिस्क रहती है, गादी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो शॉक एब्सॉर्बर का काम करती है। जैसे कि हमारे बाइक को या 4 व्हीलर को शॉक कब रहते हैं, वो शॉक एब्सॉर्ब करते हैं बॉडी का। तो ये हमारे इसके ऊपर जो भी दबाव आता है शरीर को, वो शॉक एब्सॉर्ब करने का काम करती है। ये अपन दिखते हैं तो ये 7 वर्टेब्रे, उसको सर्वाइकल कहा गया है, ये 12 थोरैसिक्स और ये 5 लंबर और ये कॉक्सिक रीजन बोलते हैं। उसके ऊपर अपन बैठते हैं और इसके ऊपर ये पूरा पेरिविग्रिडल बना हुआ है, ये हिप बोन है, उनको अटैच करके पूरी बॉडी एक सरीखी रहती है। उसके कारण इसमें अब दिखते हैं ये नॉर्मल एनाटॉमी हो गई। कुछ भी एबनॉर्मल समझने के लिए अपने को नॉर्मल समझना जरूरी होता है। तो मैंने जो इस प्रकार से बताया कि इसमें जो डिस्क होती है और डिस्क के बाहर आप देखते हैं तो ये जो नर्व आई है बाहर, देखो ये नर्व बाहर आई, बिल्कुल। अब इसमें होता क्या है, यदि जो स्पाइन इसके ऊपर यदि कोई तनाव आता है या कुछ खिंचाव आता है या कुछ अपन जबरदस्ती उसके ऊपर प्रेशर आता है, तो प्रेशर के वजह से ये डिस्क को प्रॉब्लम आता है अंदर के। और ये डिस्क को जब प्रॉब्लम आता है तो डिस्क क्या करती है, उसकी जगह बदल देती है, ठीक है। और जगह बदलेगी वो तो माइनर है, वहाँ पे जगह थोड़ी कुछ, तो वो नर्व को कंप्रेस करने लगती है, नर्व को टेंशन देने लगती है। और जो नर्व वहाँ से जिसका फ्लो गया है, जो जहाँ पे गया है, तो वहाँ पे वो उसके सिम्टम दिखने को मिलते हैं। जैसे कि सर्वाइकल के डिस्क ने यदि प्रॉब्लम देना चालू किया तो आपको वर्टाइगो यानी कि चक्कर आना, मान अकड़ जाना, मान मुड़ने में तकलीफ हो जाना, ऊपर दिखने में तकलीफ हो जाना, एकदम से चक्कर आ जाता है, घबराहट हो जाती है, इस हाथों में मुंद्रे आती है, मुंगिया जिसको बोलते हैं हम, झंझनाहट बोलते हैं। एक हाथ कोई लिखता है तो उसको लिखने में भी तकलीफ आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम सर्वाइकल में यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो इस वजह से वो हो सकते हैं। उसमें कभी कभी सीवियर पेन भी होता है या माइल्ड पेन भी होता है।
उसके बाद सेम कंडीशन लंबर में भी आती है। तो ये स्लिप डिस्क और डिस्क हर्निएशन का जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो लंबर में ज़्यादा दिखने को मिलता है, क्योंकि अपन कुछ भी काम उठाते या कुछ भी काम करते हैं तो लंबर पे ज़्यादा खिंचाव आता है। तो इसमें आप देखते हैं, इस हिसाब से देखो ये डिस्क है, ये बाहर आई है, ये डिस्क बल जैसा अपने बलून जैसा बाहर आया है और ये उसको प्रेस कर रहा है, तो इसको अपन स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो ये उसको ये जो नर्व गई है नीचे वाली सियाटिक नर्व, इस हिसाब से उसको तकलीफ देती है और इस हिसाब से वहाँ पे पेन ज़्यादा होता है। पेशेंट में बैठने में चलने में तकलीफ ज़्यादा आती है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता, आलती पालती भी पेशेंट नहीं मार सकता। तो इस हिसाब से सिम्टम्स और अलग अलग सिम्टम दिखने को मिलते हैं। तो सर तो बोलो एग्जैक्टली बात ये होती है कि कभी कभी हमारी गर्दन अकड़ जाती है, हम कभी सो रहे होते हैं, हाँ, कभी इस तरफ से हो गया, कभी इस तरफ से प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो किस तरीके से प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है? हाँ, वो मसल का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अच्छा। उसमें 2 प्रॉब्लम है, मसल की अकड़न अलग है और नर्व की अकड़न अलग है। मसल का यदि प्रॉब्लम होता है, एक बार पर कोई सिरा ना लिया क्यों, एक ज्यादा देर तक यदि अपन एक आध चीज देखते रहे क्यों देखते, तो ये एक्यूट रहता है, ठीक है, तो वो चला जाता है। यदि अपन थोड़ा सा उसको मसल लिया, कुछ पेन किलर खाया तो चला जाता है। लेकिन जो स्पाइनल डिसऑर्डर का पेन है वो धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से हर रोज आपको जकड़न आएंगी, जो नेक है, नेक का रीजन स्टिफ हो जाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, पेन बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको हाथ में मुंगियां आएंगे, झंझनाहट आएंगी, तो ये समझना कि ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम आपको चालू हो गया है। इस हिसाब से वैसा इससे लंबर में भी होता है। जैसे कि एक आध बार आपने ज्यादा आपने ट्रैवल किया तो एक आध बार कमरा कट गई, वो टैबलेट लिया, वो हो गया, तो वो इट्स ओके। लेकिन वो बार बार यदि होता है कि थोड़ा भी चलने में आप थोड़ा भी चले या थोड़ा भी प्रेशर आया तो वो कमर अकड़ने लगी, उसके बाद वो पेन नीचे जाने लगा या पेन एक ही जगह पे रहने लगा, तो उसमें भी डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्ज, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक जगह पे पेन रहता है तो डिस्क बल्ज है, हर्निएशन मीन्स पेन नीचे जा रहा है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं। उसमें मसल पेन और नर्व पेन, ये अपने को डिस्टिंग्विश करना सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है। मसल का पेन वो जल्दी रिलीज हो जाएगा, लेकिन जो नर्व का पेन वो जल्दी रिलीज नहीं होगा। तो अपन स्पाइनल डिसऑर्डर के बारे में जान रहे हैं तो मसल का भी हम उसमें ख्याल रखते हैं, तो उसमें हमारी जो थेरेपी है वो मसल पे भी काम करती है और नर्व पे भी काम करती है, क्योंकि मसल उनको स्ट्रेंथ देती है वर्टेब्रे को, तो इनडायरेक्टली उनका इफेक्ट स्पाइनल डिसऑर्डर पे भी होता है। बिल्कुल सर आजकल के लाइफस्टाइल में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों को बैक पेन, सर्वाइकल पेन और स्लीप डिस्क जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका मेन रीजन क्या होता है? हाँ, इसका मेन रीजन अपनी जो बदलती जीवन शैली इसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा तो मोबाइल का यूज, अपन मोबाइल ऐसे नहीं देखता, कोई ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, बिल्कुल। तो इसका अपना सर्वाइकल के पे हम पाएगा C5, C6, C7 पे वहाँ पे ज्यादा टेंशन आने की वजह से वो वहाँ पे दर्द चालू होता है। उसके बाद अपन लैपटॉप के आगे भी बैठते हैं तो उसको भी एक ही पोजीशन में अपन 8-10 घंटे यदि बैठते तो उसका पूरा कॉम्प्रेशन पूरे स्पाइन पे आ जाए। जहाँ पे अपन बैठते वो कुशन कैसा है उसका भी पोस्चर पे बहुत इफेक्ट करता है। दूसरी बात, ज्यादा ट्रैवलिंग हर आदमी अब कर रहा है, तो ट्रैवलिंग बाइक से हो या बस से हो तो उसमें भी ज्यादा यदि ट्रैवलिंग होता है तो उसमें भी वो प्रॉब्लम दिखने को अपने को मिलता है। ज्यादा जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, ज्यादा जिम वगैरह मारते हैं, उनमें भी ये स्पाइनल डिसऑर्डर के प्रॉब्लम होते हमको दिखते। और दूसरी बात, ये स्पाइनल डिसऑर्डर मैंने पहले भी आपको आपके पहले पॉडकास्ट में मैंने बताया कि वात सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मा इंद्रिय स्वस्थ इत्ति विधि। तो हमारा जो शरीर है वो त्रिदोष, सप्त धातु और त्रिमल से बना हुआ है, और इसमें यदि कुछ हैम्पर्ड होता है, इनका यदि इम्बैलेंस होता है, इसमें नर्वस सिस्टम वात से रिलेटेड किया गया है। नर्वस सिस्टम और वात ये सबसे क्लोज है। यदि वात दोष यदि बढ़ता है या कम होता है, वात के एग्रीगेटेड फैक्टर यदि हम जैसे कि अति व्यायाम करना, अति घूमना, अति फिरना, अति परिश्रम करना, ये यदि करते हैं तो वात बढ़ेगा। वात कहाँ पे बढ़ेगा? स्पाइन पे बढ़ेगा, और वहाँ पे रुक्षता निर्माण करेगा, यानी कि ड्राइनेस निर्माण करेगा डिस्क में, और वो यदि डिस्क ड्राई होती है तो डीजनरेशन चालू होता है। डीजनरेशन की वजह से नर्व कॉम्प्रेस होने चालू होती है, और इस हिसाब से स्पाइनल डिसऑर्डर का अपने शरीर में एक जैसे कि पहले लंबर में चालू होता है, लंबर के बाद फिर घुटने दुखने लगते हैं, फिर सर्वाइकल में प्रॉब्लम आ जाता है, एक के ऊपर होता है। तो इसका कॉज सबसे पहले वात है, तो वात को कंट्रोल अपने को करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारे ट्रीटमेंट यानी कि हमारा भी लक्ष्य वही है कि हमारे बॉडी में
वात को कंट्रोल रखना, हमारे स्पाइन को नरिश करना, हमारे डिस्क अच्छी रखना, ये यदि आप करते हैं तो स्पाइनल डिसऑर्डर से अपन बच सकते हैं। बिल्कुल। तो सर एग्जैक्टली स्पाइन में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कैंसर टाइप की बीमारियां भी होती हैं क्या इसमें? नहीं, इसमें अपन देख सकते हैं स्पाइनल में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, उसमें अपन लॉर्डोसिस भी हो सकता है, यानी कि मन के एक अंदर धस जाते, एक के ऊपर एक जाते, उसमें स्लिप डिस्क भी हो सकता है, डिस्क हर्निएशन भी हो सकता है, डिस्क प्रोट्रूशन भी होता है, सब डिस्क रिलेटेड, और डिजेनरेशन भी हो सकता है, वो ओल्ड एज में होता है, जैसे कि डिस्क का डिजेनरेशन यानी कि वो उसका जैसे एज होती है तो घिसने लगती है, तो वो भी होता है। तो ये लंबर क्या लगे, थोरेसिक क्या लगे और सर्वाइकल क्या लगे, अलग अलग, यानी कि वर्टेब्रा बदला कि उसका डिसीज अलग अलग हो जाता है और उससे सिम्टम्स भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि लंबर में प्रॉब्लम हुआ तो पूरे पैरों में मुंदरे आना, पैर दुखना, घुटने मोड़ने में तकलीफ होना, झुकने में तकलीफ होना, बैठने में तकलीफ होना। उसमें ज़्यादातर डायमीटर भी कम होता है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास जब आते हैं उनका डायमीटर 5-6 रहता है, तो डायमीटर जिस पेशेंट का कम वो बैठ नहीं सकता, 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता, उसको सोते रहना पड़ता है, चलने भी नहीं सकता, वो ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकता था, ऐसी भी प्रॉब्लम डायमीटर कम होने की वजह से। उसमें सर्जरी ही बताती, लेकिन अपन बिना सर्जरी उसका बहुत अच्छी तरीके से इलाज अपन करते हैं। तो ये जैसे वर्टाइगो, ये भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, माइग्रेन ये भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, ये सब सर्वाइकल में आते हैं। लंबर में आपका सियाटिका हो, ग्रिड्रिस जिसको आयुर्वेद में बोला गया है, स्लिप डिस्क हो, डिस्क हर्निएशन, ये सब उसमें आते हैं। तो सर कई बार ये होता है ना कि कहते हैं कि स्पाइन में सड़ गई है एक तरीके से, कई बार की रीढ़ की हड्डी सड़ रही है, तो ये क्यों वो डिजेनरेशन उसके बोलते हैं कि उसकी हड्डी सड़ नहीं रही, वो उसकी घिस रही बोलते हैं उसको। अच्छा, घिस रही है ऐसा बोलते, डिजेनरेशन उसको बोलते हैं। तो क्या सर जो स्पाइन में डिसऑर्डर हमारे होते हैं, इसका जो इलाज होता है वो केवल सर्जरी होता है या फिर कुछ और भी? ना, तो देखो अपन जब बात करते हैं चिकित्सा की, यानी कि ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के हिसाब से एलोपैथी चिकित्सा, होम्योपैथी, आयुर्वेद, कायरोप्रैक्टिस, बहुत सारी चिकित्सा है, योग, व्यायाम, प्राणायाम। आधुनिक यानी कि एलोपैथी में पेन किलर या फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन थेरेपी और लास्ट में सर्जरी बताया गया है। तो सर्जरी ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत से पेशेंट जिनको सर्जरी का है उनका विदाउट सर्जरी अपन ने ट्रीटमेंट किया है। उसके बाद कायरोप्रैक्टिस भी आता है, उसमें भी ठीक ठाक आराम मिलता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम नहीं रहता, वो फिर से रिलैप्स हो जाता है, ठीक है। और दूसरा बात, योगा भी अपन करते हैं, तो योगा स्पाइनल डिसऑर्डर में हम बहुत ही बारीकी से, यानी कि बहुत योग जो तज्ञ रहते हैं उनके मार्गदर्शन में करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि स्पाइन में यदि रुक्षता बढ़ती है, स्पाइन में यदि फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम होती है, तो हम व्यायाम न करने की सलाह यहाँ पे देते हैं। अब आयुर्वेद में हमारे ट्रीटमेंट के बारे में यदि जानते आप बात करते हैं, तो उसमें हमने जैसे कि शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करते हैं। शमन चिकित्सा मीन्स जहाँ पे ऐसा लगता है कि वात की स्थिति ज़्यादा बिगड़ी हुई नहीं है का, तो उसमें शमन चिकित्सा, जैसे कि अपन वहाँ पे स्नेह स्वेदन देके और उसको आयुर्वेदिक जो वातग्न औषधि वो देके, जैसे कि लाक्षादि गुगुले, पुनर्नवा, महारस्नादि कड़ा, ये देके अपन पेशेंट को देते हैं। लेकिन यदि सीवियर पेन है, सीवियर सिम्टम्स है, उसका डायमीटर कम हुआ है, स्लिप डिस्क ज़्यादा है और पेन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम शोधन चिकित्सा में हम बस्ती चिकित्सा, स्थानिक चिकित्सा और इनिमा द्वारा हम औषध देते हैं। उसमें जैसे कि सर्वाइकल में हम यहाँ पे मन्या बस्ती, एक गेहूं के जो आटा रहता है उसके पाल बनाते हैं, उसमें हम ऑयल छोड़ते हैं और वो ऑयल उसमें वो क्या करता है, वह जो डिस्क है उसको नरिश करता, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वापस आने का काम करता और नर्व को मजबूत करता, उससे वो पेन चला जाता। वैसे हम मेरुदंड यानी कि पूरे स्पाइन को पूरा मेरुदंड बस्ती करके आता है वो देते, और कटी में यानी कमर में अपन कटी बस्ती देते और उसके साथ अपन बस्ती भी देते। उसके साथ साथ अग्निकर्म है, नंतर विद्ध कर्म है, उसके साथ हमारी हॉट कपिंग है, कुछ फिजियोथेरेपीज है। तो ये सब हम मिला के, योगा है जैसे कि आसन में भुजंगासन है, ये सब एक होलिस्टिक अपन अप्रोच रख के पूरा स्पाइन में काम करते हैं। उसमें पूरे कोई भी स्पाइन की कोई भी रिलेटिव जैसे स्पाइनल इंजरी भी हो तो वो भी ठीक हो जाती है। यानी कि एक तरीके से पंचकर्म के थ्रू भी इसका इलाज हो सकता है। हाँ, यस बिल्कुल हो सकता है, बिना सर्जरी हो सकता है, बिना सर्जरी। तो ये किस एज ग्रुप में ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है स्पाइनल की? पहले तो ये कम से कम 35-40 के बाद ही दिखता था। हाँ। लेकिन अभी जब से मोबाइल आया है तो अभी 5-6 साल के बच्चों को भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम होने लगा है। मेरे पास तो अभी एक 8 साल का बच्चा, तो वो बैठ भी नहीं सकता था, ऐसा बैठता था फिर वो, ठीक है। हाँ, तो उसको फिर अपन ने जब थेरेपी दिया तो एक ही दिन में उसका स्पाइन, उसको क्या करते हैं, स्पाइन स्कोलोसिस हो जाता है, स्पाइन बाहर आ जाता है, ठीक है, नहीं तो काइपोसिस हो जाता है, नहीं तो लॉर्डोसिस होता है, मन के अंदर धस जाते हैं। तो बहुत सारे प्रकार है उसके। तो उसमें और जो यंग एज में
टीनेजर्स में, तो वो बहुत ज्यादा दिखने, क्योंकि वो मोबाइल में ही घूमे रहते, लैपटॉप में घूमे रहते, नहीं तो ज्यादा टीवी के आप सिराना लगे तो उनमें भी वो प्रॉब्लम दिखने को मिलता है। तो पोस्चर का बहुत रोल इसमें आए, ज्यादा वही फॉलो करते हैं आप, एक ही सिटिंग में करते हैं, तो उसमें दिखने को मिलता है। लेकिन क्या करें सर ना, एग्जैक्टली जो कई लोग जॉब पे जाते हैं, कुछ बच्चे कॉलेज स्कूल में भी आते हैं, तो वहाँ पे कंटिन्यू बैठना होता है। जॉब में तो 8-8 घंटे बैठे रहो, बीच में ब्रेक मिलता रहता है, तो ये लोग किस तरीके से इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं उनको, ताकि प्रॉब्लम ना हो? ओके, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पोस्चर करेक्ट करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। जैसे कि आपका काम लैपटॉप के आगे बैठने का है, तो आप लैपटॉप की पोजीशन सही रखो, आपकी बैठने की पोजीशन सही रखो। जैसे कि लंबो सर्कुलर पिलो तुम यूज कर सकते हो। ज्यादा यदि तुम्हारा बैठने का काम है, जैसे कि तुम कोई वीडियो एडिटिंग करता हो, उसको 8-8 घंटे बैठना पड़ता है, तो उसमें क्या करना है कि ब्रेक लेना, आधे घंटे में थोड़ा घूम के आने का और बैठने का। और बैठने के लिए तुमने यदि ट्यूब का यूज किया कि लंबो सर्कुलर पिलो का यूज किया, तो अपन जो स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं स्पाइन की। उसके बाद डेली लाइफ में वॉकिंग करना, कुछ चीजें उठाना है तो अपन घुटने का इस्तेमाल, ज्यादा डायरेक्टली उठाते, घुटने का इस्तेमाल करते यदि आप उठाते तो उसमें और भी फायदा हो सकता है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए जो भी व्यायाम बताए, जैसे सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन है, सर्पासन है, मर्जरासन है, शशकासन है, ये जो आसन है ये बहुत ही फायदेमंद है। तो वो अपने डेली रूटीन में यदि आप लाते तो स्पाइनल प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, डेफिनेटली बच सकते हैं। तो सर एग्जैक्टली स्पाइनल डिसऑर्डर से बचने के लिए या फिर इसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन पाने के लिए डाइट और एक्सरसाइज भी जरूरी है? बिल्कुल। तो मैंने पहले ही बताया कि ये वात का आजार है, यानी कि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से उसको स्पाइनल डिसऑर्डर में वात है। तो वात प्रकोपक आहार विहार जो भी है, जैसे कि वात का तो कोई दिखता नहीं, लेकिन वात की जो लक्षण है जैसे कि ठंडा, ठीक है, तो ठंडा को मारने वाला गर्म, तो तुम ज्यादा से ज्यादा ठंडी चीजें मत खाओ, गर्म चीजें का उपयोग करो, ज्यादा एसी का यूज मत करो, ठीक है। सबसे पहले ज्यादा व्यायाम मत करो, अति यदि जिम मारते हो तो आपके हिसाब से मारो, आपके जो अच्छे वैद्य की सलाह से आप कर सकते हैं। खाने में प्रिजर्वेटिव मत खाओ, रूखा तेल का तला भुना मत खाओ, ठीक है। अति मांसाहार मत करो, आपके पेट यदि अच्छा है, ठीक है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट काम स्पाइन में आता है, क्योंकि स्पाइन का रिलेटेड ब्रेन से रहता है। हाँ, तो स्ट्रेस फ्री यदि आप रहते हैं तो वो बहुत अच्छा है। काम तो सबको करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रेस लेके यदि आप करते हो तो उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली स्पाइन के ऊपर दिखने को अपने को मिलता है। तो ये सब मेरे जो लाइफस्टाइल चेंजेस में आहार विहार है, इसमें घी का ज्यादा उपयोग कर सकते हैं आप, गाय का घी आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्सीड ऑयल आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, अश्वगंधा ये बहुत ही अच्छा है, गुगुल कल्प आप यूज़ कर सकते हैं, महाराष्ट्र काढ़ा आप यूज़ कर सकते हो, वातेंड ऑयल। तो ये सब अपने वैद्य के सलाह से, वैद्य के मार्गदर्शन में आपने करना चाहिए। और स्पाइन के लिए कोई भी इंटरनेट पे जाके या कोई चैट जीटीपी जाके ना देखते हुए अच्छे मार्गदर्शन लेना चाहिए और उस हिसाब से अपनी केयर करनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो कई जैसे मैं भी बात की कि कुछ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, और जैसे कि आपने कहा कि वीडियो एडिटर्स जो कि 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, तो इनके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज जो कि अगर वो डेली करते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी इसके हिसाब से? हाँ, सबसे अच्छी एक्सरसाइज भुजंगासन है, ठीक है। तो भुजंगासन आपके यदि लॉर्डोसिस आपको नहीं है, आपकी ये वर्टेब्रे ये यदि हाथ धसे नहीं है, तो प्रॉपर तुम भुजंगासन में पोजीशन बता दूंगा, वो पोजीशन आप करते हैं तो निश्चित रूप से लंबर और सर्वाइकल का प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगा यदि प्रॉपर तरीके से करते। यदि आपको लॉर्डोसिस है तो आपको थोड़ा उसके सिराना लेना है पेट के नीचे और उस हिसाब से करना है। और शशकासन बोला वो भी बहुत अच्छा है, वॉकिंग वो भी बहुत अच्छा है, तो ये फॉलो करना है अपने को, ठीक है। और कोई यदि कोई बोलता है अच्छा एक आधा वीडियो आता है कि ये करो, तो वो ना जाते हुए प्रॉपर जो तज्ञ है स्पाइन के उनके हिसाब से ही करना चाहिए, जो वैद्य के हमारे आयुर्वेदाचार्य है उनका। नहीं तो हमारे चैनल पे बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए, यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें स्पाइन की वीडियो बनाई मैंने, उसके ऊपर बहुत बताया है, वो तुम फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, गंगा हॉस्पिटल में आके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कंसल्टेशन हमारा उपलब्ध है, वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर। कई बार ये होता है ना कि जब लोग लेटते हैं तो कुछ बातों का ध्यान नहीं रहता, तो आपको क्या लगता है जब वो सोने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके स्पाइनल में कोई प्रॉब्लम ना आए? बिल्कुल, कभी उसमें सबसे पहले सिराना जो है तो अपना इतना ही रहना चाहिए, जो कि आपने ये देखो ये जो पोजीशन है, यदि इसको भी ताना है तब भी इधर प्रेशर आता है, और इधर नहीं लिया सिराना तब भी प्रेशर आता है, तो इसको सर्वाइकल पिलो आती है, उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा सिराना नहीं लेना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि स्पाइन के इसमें नीचे सोते हैं,
एकदम, ठीक है, वो गलत है। आपने अच्छा बेड पे गद्दी, एक अच्छी मैट्रेस यूज करना है और ज़्यादा सिरहाना नहीं लेना चाहिए, तो ये प्रॉपर है। और सीधा आप स्पाइन के ऊपर सो सकते हैं, कोई बात नहीं। कई बार ये होता है ना कि इंटरनेट पे कई लोग बता रहे होते हैं कि कमर के बीच में अगर प्रॉब्लम आपको इधर है तो कमर के बीच में कुछ तकिए लगा दो, पिलो लगा दो, तो उसके हिसाब से सो, यानी कि पैर उधर, हमारा बॉडी इधर, कमर उठा हुआ है। तो क्या ये सही है? हाँ सही है, क्योंकि मैंने वो बोला लॉर्डोसिस जो कंडीशन रहती है, लॉर्डोसिस में क्या होता है, ये जो वर्टेब्रे वो अंदर धस जाते हैं, तो अपना ये पूरा प्रेशर बीच में ये यानी हवा में तरंगते, तो यहाँ पे तुम सिरहाना रख सकते हैं, पिलो रख सकते हैं, तो उससे एक शेप आ जाता है और स्पाइन को भी आराम मिलता है। मैं मेरे बहुत सारे पेशेंट को ऐसा करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन वो आपकी पोजीशन के हिसाब से, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो एक लेवल में आना चाहिए, उस हिसाब से करना चाहिए। और एक एक्सरसाइज है जिनको बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप बाल को पैर लटका के भी आप रख सकते हैं, तो वो भी अच्छा एक उसमें पेन कम हो सकता है। यानी कि पैर को उल्टा लटका के नहीं, पैर को अपन वाल के ऊपर रख के अपन सो सकते हैं, लेकिन कमर के नीचे आपको पिलो रहना चाहिए। हाँ, पिलो रहना मैं चाहिए। वीडियो एक आपको आसन दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर जब कोई पेशेंट आता है आपके पास जिनको स्पाइनल डिसऑर्डर है, कुछ प्रॉब्लम है उसको लेके, तो आप उन्हें कैसे मैनेज करते हैं? ओके, तो पहले तो हम प्रॉब्लम क्या है वो सबसे पहले दो तरीके से हम इसमें डायग्नोस करते हैं। पहला तो क्लिनिकली डायग्नोस बोलते हैं और दूसरा रिपोर्ट के द्वारा। तो रिपोर्ट के द्वारा यानी कि एक्सरे, एमआरआई, उसमें आप लोगों को समझ में आता है कि वो डिस्क की कंडीशन कैसी है या सही में कौन सा उसको प्रॉब्लम हुआ है। और कभी कभी क्या होता है, रिपोर्ट के से भी क्लिनिकली पेशेंट में सिम्टम्स अलग दिखते तो ज़्यादातर हम क्लिनिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसको सिम्टम्स क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेशेंट का एमआरआई बहुत पुराना रहता है, 2 साल बाद पुराना वो लेके आता है और उसको पेन एकदम एग्रीगेट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो क्लिनिकली हम देखते हैं कि उसका पेन किस हिसाब से है। तो और उसमें भी ये कि जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ पेन कैसे है, जैसे कि लंबर का उसको चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है, और जब उसने रिपोर्ट किया था उसको वहाँ पे हर्निएशन बताया गया था 2 साल पहले, अब वो आ रहा है उसको चल नहीं आ रहा है, एक ही बैठने भी नहीं आ रहा था, हम बोल सकते हैं कि उसका स्पाइनल का डायमीटर कम हो गया है, इस वजह से उसका अपन इमरजेंसी में तो ट्रीटमेंट तो करना पड़ता है, तो ट्रीटमेंट अपन फॉलो करते और फिर उसका फॉलोअप लेते और प्रॉपर तरीके से रूट कॉज अपन यहाँ पे ढूंढते, रूट क्या इसको किस वजह से हुआ है और क्यों हुआ है और कैसा है। तो हमारा जो आयुर्वेद है वो रूट पे काम करता है। मैंने पहले बोला कि ये वात का डिसीज है, ओके, ये स्पाइनल डिसऑर्डर वात का डिसीज, तो वात के एग्रीगेटेड फैक्टर जो है, वात को कम करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, फिर उसमें अपना हमारे शमन चिकित्सा शोधन चिकित्सा आता है, उसमें हम स्नेहन स्वेदन उपक्रम जो रहते हैं, यानी कि स्नेहन पूरे बॉडी को मसाज यदि करते हैं, तेल यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, नरिश करने के लिए हम तेल का यूज यहाँ पे करते हैं। उसके बाद स्वेदन जो कि वात का जो गुण है शीत, उसके विरुद्ध उष्णता, तो उसमें भी हम जो वात प्रकोपक, वात को शमन करने वाले जो औषधि द्रव्य है उनका तेल बनाते, उनका एक स्टीम देते। उसके बाद मेन आता है बस्ती, तो बस्ती का भी 2 प्रकार होता है, स्थानिक बस्ती और अपना जो इनेमा देते हैं। तो कटी लंबर में यदि पेन होता है तो वहाँ पे लंबर ग्रीवा बस्ती बोलते हैं, और लंबर में होता है तो कटी बस्ती बोलते हैं। और जो अनुवासन बस्ती, निरो बस्ती, मात्रा बस्ती, विविध प्रकार की बस्ती उस पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से, वात के प्रकोप के हिसाब से हम औषधि बनाते हैं और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट वहाँ पे देते हैं। उसके साथ में अग्निकर्म, विद्धकर्म, मर्म चिकित्सा जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम वहाँ पे करता है पेन रिलीज करने का। और हमारी जो न्यूरोथेरेपी है, न्यूरोथेरेपी में हम क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार का दबाव देके विशिष्ट प्रकार के आसन में, जैसे कि पोजीशन में हम वो स्पाइन पे काम करते हैं। वो मेरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम किस प्रकार से न्यूरोथेरेपी करते हैं, कि पेशेंट को आप पेन कम करने के लिए उस पोजीशन में हमको काम करना पड़ता है। जैसे कि हर ट्रीटमेंट बदल जाती है, जैसे कि डिस्क हार्नेसिस की ट्रीटमेंट अलग है, डिस्क बल्ज की अलग है, सियाटिका की अलग है, सर्वाइकल में भी अलग अलग ट्रीटमेंट हम फॉलो करते हैं। डायमीटर जिसका कम होता है उसमें तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, उसमें बहुत हल्के से मसाज करना पड़ता है, क्योंकि स्पाइनल का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा भी कुछ हुआ तो पूरा ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, तो पैरालाइज पेशेंट हो सकता है, तो वो सावधानी उसमें बरतनी पड़ती है और इसके अच्छे रिजल्ट है, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। और कितना भी डैमेज यदि आपका है तो रिकवर होने के चांसेस उसमें बहुत अच्छी तरीके से है।
हमारे थेरेपी में। एग्जैक्टली जब हमारे स्पाइनल में कोई प्रॉब्लम होती है तो बॉडी के कौन कौन सा पार्ट फिर इफेक्ट होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि स्पाइन पूरे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है। कुछ भी यदि होता है वो स्पाइन के ऊपर डिपेंड होता है। अब हम जब देखते कि आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बोलता है कि आपको एसिडिटी हो गया है, कि आपको हाइपरटेंशन हुआ है, या आपको थायराइड हुआ है, तो मेन कॉज क्या है, तो सिर्फ वो दवा देते कि वो हाइपरटेंशन हुआ था उसकी दवा, लेकिन क्यों हुआ वो कोई नहीं देखता। तो वो क्यों नहीं हुआ, तो स्पाइनल के ऊपर यदि कुछ प्रॉब्लम आता है तो क्योंकि वो सब नर्व सप्लाई यहाँ से गया है। तुमको वर्टाइगो होता है, तुम वर्टाइगो को गोली खाते हैं तो चला जाएगा, लेकिन वापस आ जाएगा। लेकिन रूट कॉज उसका स्पाइनल में ही आपको मिलेगा। आपको एसिडिटी है तो आपका उसका कॉज भी आपको स्पाइनल में ही मिलेगा। इसलिए मैं हर पेशेंट के हम स्पाइन पे ही काम करते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आता है, जो माइग्रेन का हो या एसिडिटी का हो या पाइल्स का हो, तो हम सबसे पहले उसका स्पाइन चेक करते हैं। स्पाइन में यदि कुछ डिफेक्ट होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पेशेंट बोलते हैं सर आपने तो इधर दबा दिया और वो मेरा कैसे के चला जाएगा, क्योंकि रूट कॉज हम ढूंढ रहे। रूट कॉज यदि पकड़ में आता है तो पेशेंट को एकदम मिरेकल यानी कि आश्चर्यजनक रिजल्ट उसके दिख जाते हैं। बिल्कुल सर। तो सर जो आपके पास कोई पेशेंट आता है, ट्रीटमेंट भी उसका हो गया, तो ट्रीटमेंट के बाद का प्रोसेस क्या होता है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पे सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? बिल्कुल, तो स्पाइन क्या है कि ये प्रोसेस है कि वो एकदम से वो फीवर जैसा नहीं कि हमारे पास पेशेंट आया, आपने टैबलेट दिया पैरासीटामोल और चला गया। ये स्पाइन का वैसा नहीं रहता। स्पाइन के पेशेंट में तो सर्जरी के बाद भी हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट है तो हम उसके डायमीटर, उसकी स्लिप डिस्क कार्निशन, ये सब पैरामीटर्स देख के हम बताते हैं उसके लक्षण कि 7 दिन करना है ट्रीटमेंट, 9 दिन करना है या 21 दिन करना है। जैसे कि कोई पेशेंट स्पाइनल इंजरी का हमारे पास आता है तो उसको हम 11 दिन तक रखते हैं, बाकी पेशेंट को हम 7 दिन तक रखते हैं। लेकिन जब हमारे पास पेशेंट रहता है तो हम 90% हमारा काम रहता है, 10% पेशेंट का काम रहता है। उसमें क्या है, जो सावधानियाँ हम ट्रीटमेंट करते हैं हमारी पूरी न्यूरोथेरेपी, पंचकर्म, अग्निकर्म सब, उसके साथ साथ हम योगा और उसको डाइट खूब बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करने के लिए बोलते हैं, और व्यायाम एक्सरसाइज बहुत यानी कि बहुत बारीकी से हम उसको बताते कि वो इस तरह से ही करनी है। जैसे कि स्पाइनल पेशेंट में ज़्यादा बैठना नहीं होता है कि यदि वो ज़्यादा बैठता है तो उसका पेन बढ़ेगा, उसका सिम्टम्स और भी बढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि ज़्यादा जब तक कि स्पाइन उसका एकदम से ठीक नहीं होता तब तक ये सिर्फ उसको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। और आसन करने के लिए भी जैसे कि हम पोजीशन में, जैसे कि मर्जरासन है, स्टार्टिंग की पोजीशन, शशकासन है, भुजंगासन, वो भी 2-3 प्रकार से हम बताते हैं कि कौन से कंडीशन में कौन सा भुजंगासन करना है, उस हिसाब से हम बताते हैं। तो पेशेंट घर और उसको फॉलोअप 1 महीने में उसका फॉलोअप भी हम रखते हैं। तो उसको 6 महीने 1 साल तक उसको पूरी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। तो उसमें भी पूरा स्पाइन एकदम से नॉर्मल होता हुआ हमने देखा है। बहुत से पेशेंट को नॉर्मल भी रिपोर्ट होती है और उसको सिम्टम्स भी कुछ भी नहीं रहते, सिम्टम्स तो जरूर रहते, लेकिन उसको आगे चल के भी वो जो प्रोसीजर है पूरी फॉलो करनी पड़ती है। मैंने पहले बताया कि कोई भी बीमारी का जो रूट है वो यदि आप वैसे जैसे कि तुम्हारा काम बैठने की वजह से तुमको यदि स्पाइनल का प्रॉब्लम हुआ और वो अच्छा होने के बाद और आप बैठना चालू किया तो वो होने वाला है। जैसे कि आप ड्राइवर है और आपको ड्राइवर की यानी कि नहीं तो आप कुछ बाइक चलाते हो और आपको प्रॉब्लम हुआ, बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद और भी आप बाइक बहुत ज़्यादा चलाने लगे, चलाना पड़ता है, लेकिन हेवी यूज़ यदि आप करते हैं तो उसका डेफिनेटली और असर आपके शरीर पे होता है। आप आज नहीं कल होने ही वाला है। वैसे कि सर्जरी करने के बाद भी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उसकी सर्जरी हुई है स्पाइन की, फिर भी उसको तकलीफ होती है। तो क्यों होती है कि पेशेंट सुनते नहीं, पेशेंट अपने मन से कुछ करते हैं, कोई बताता है, कोई वीडियो भी देखते हैं, ऐसा करना है, ऐसा व्यायाम करना है, तो ये उसका और तकलीफ आपका बढ़ता है। यानी कि ये सावधानी रखनी पड़ती है। यानी कि इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी और तरीके से पेशेंस बनाए रखना है, बिल्कुल जब तक ना हो पाए। हाँ, और खाना पीना, आहार विहार ये सब अपने डेली रूटीन में लाना ही है उसको। खाना पीना, आहार विहार मतलब हाँ, किस तरीके से खाना खा सकते हैं? उसमें मतलब जैसे कि आपने बोला कि वात का रुक्षता, रुखा आहार जो है, चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, ये जो रुखा खाना बोलते हैं, ठीक है, सूखा बोलते तो वो नहीं खाना चाहिए। अति मसालेदार जो है वो नहीं खाना चाहिए। पित्त प्रकोपक, वात प्रकोपक, अति ठंडी, बासा खाना ये नहीं खाना चाहिए, और अति व्यायाम नहीं करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अति एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, वो वैद्य के हिसाब से ही करना चाहिए, अति नहीं।
ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वरना ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी फिर इसमें भी। तो सर कई बार ये होता है ना कि जिनकी प्रॉब्लम आती है फिर तो उनको लगता है कि अभी हम मान लीजिए कुछ पेन किलर ले लेंगे ठीक हो जाएगा। तो पेन किलर लेते ठीक हो गया, लेकिन जब तक पेन किलर का असर है तभी तक का उनका ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम। तो ऐसा वो कंटिन्यू करते आते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो इनको तो मैंने पहले भी बताया कि आपका प्रॉब्लम सही में कहाँ पे हो रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और कितने दिन से तो उसमें देर ना करते हुए पहले अच्छे डॉक्टर से डायग्नोस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भले आपने एमआरआई करना नहीं हुआ तो भी एक्सरे करके भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। नहीं तो अच्छा डॉक्टर जैसे हम क्लिनिकली भी बता सकते हैं कि इसको कौन सा प्रॉब्लम है करके, लंबर का प्रॉब्लम है, मसल प्रॉब्लम है, क्या नर्व प्रॉब्लम है, ये हम जल्दी से उसको बता सकते हैं। तो डायग्नोस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। सर अभी तक का पॉडकास्ट तो बहुत बेहतर रहा। अगर देखा जाए तो हमारे व्यूअर्स को भी पता चल रहा होगा कि एग्जैक्टली स्पाइनल डिसऑर्डर क्या होता है और किस अगर आपके कुछ स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है। तो सर एक सवाल है मेरा कि ये जो स्पाइनल इंजरी होती है इसमें क्या होता है, इसको किस तरीके से डील करते हैं? स्पाइनल इंजरी में भी हम काम करते हैं। उसमें तो मॉडर्न साइंस, जब स्पाइनल इंजरी होती है ऑपरेट के बाद तो पेशेंट एक जगह ही पड़ा हुआ रहता है। कोई पेशेंट 2-3 साल एक ही जगह पे रहते हैं। तो उसमें भी आयुर्वेदिक पंचकर्म बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो उसकी नर्व जो सप्लाई कम हुई है तो वो भी वापस आ सकती है। तो उसमें बहुत सावधानी से हम थेरेपी करते हैं, पंचकर्म पूरा करते हैं। उसको टाइम लगता है लेकिन डेफिनेटली उसकी जो क्षमता चली गई है, नर्वस सिस्टम जो काम नहीं, वो फिर से वापस आ जाती है। इसमें एक बात मैं और एक बताना चाहता हूँ कि सर्जरी लास्ट ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सर्जरी के बाद भी कभी ज़्यादातर पेशेंट में पेन वैसे के वैसे रहता है, दर्द भी वैसे रहता है, पैसा भी चला जाता है, जान भी जोखिम में जाती है और तकलीफ और भी बढ़ती है। ठीक है, और किसी को तो रिलैप्स भी होता है, बहुत 2-3 साल बाद और भी रिलैप्स होता है। वैसे भी पेशेंट मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं। तो यदि हम प्रॉपर तरीके से यदि शास्त्रोक्त पंचकर्म न्यूरोथेरेपी करते, अग्निकर्म और अच्छी वैद्य के पास करते तो निश्चित स्वरूप से 100% आप स्पाइन का आराम बिना सर्जरी कर सकते। उसके बाद आपको जो लाइफ स्टाइल चेंजेस है वो तो हमेशा आपको उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कभी आपने कहा कि इसकी वजह से जान भी जा सकती है। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं ना जो कि इसी बात को लेकर डर रहे होते हैं कि दर्द है, दवा खा लेते हैं ठीक हो जाएगा, और मान लो वो जाके एमआरआई वगैरह भी कराते हैं, पता भी चलता है उनकी प्रॉब्लम है, स्पाइनल में प्रॉब्लम है और डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन के लिए बताता है। लेकिन ये डर रहे होते हैं, अंदर से कुछ समझ नहीं आता क्या करें। अगर मान लीजिए ऑपरेशन के लिए गए, कुछ लफड़ा हो गया तो जान चली गई तो, क्योंकि हमारे पीछे हमारी फैमिली भी है। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं बोलूँगा आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी और पंचकर्म आप करो, बिना सर्जरी का हो जाएगा, इतना पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिस चीज़ से आपको स्पाइनल डिसऑर्डर हुई है उससे आपको बचना होगा और यहाँ से एक नई जिंदगी शुरुआत करनी होगी और उस हिसाब से स्पाइन की केयर करनी पड़ेगी। हम जिस तरह से बताते हैं उस हिसाब से यदि हम फॉलो करते हैं तो 100% ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर कोई ऐसी ट्रिक जो आप शेयर करना चाहें जो घर में है कि ताकि उनको स्पाइनल की प्रॉब्लम ना हो? ओके, तो सबसे पहले पोस्चर करेक्ट करना है और सबसे अच्छा आसन मैं बताऊंगा भुजंगासन। ये आसन मैं आपके पॉडकास्ट में बताऊंगा, वो आसन आपने करना है। और खाना जो मैंने डेली रूटीन बताया वो अच्छी तरह से यदि फॉलो करते हैं, वॉकिंग करते हैं तो आपको 100% स्पाइनल की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ सर, वैसे भी कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ में सफलता पानी है तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और ये तो हमारी बॉडी की बात है, अगर ये गया तो पूरा एक तरीके से हमारे कोई ना कोई बॉडी पार्ट फिर ख़राब होते ही रहेंगे, हम ठीक से बैठ भी नहीं पाएंगे फिर ऐसे तरीके से। तो अगर आपके भी कुछ प्रॉब्लम है, स्पाइनल को लेकर प्रॉब्लम है, अगर आप भी सर से जुड़ना चाहते हैं, सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर अपनी स्पाइनल से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक कराना चाहते हैं, तो जो भी चीज़ें रहेंगी कांटेक्ट करने के लिए सर से, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अच्छे तरीके से वहाँ से सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहली बात कि इस पॉडकास्ट को अगर आपने देखा है तो पिछला जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था वो एवीएन पे हुआ था, वहाँ पर भी सर ने काफ़ी कुछ बताया था जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वो काफ़ी आपको बॉडी के बारे में पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ें होती हैं और ये क्यों ज़रूरी है आफ्टर कोविड। अगर आपका कोई एज ग्रुप है तो उसमें भी ये बताए गए हैं कि आपको किन किन बातों का सावधानी बरतना है। थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट में।